हेलो एवरीवन। तो आप सबको पता ही है, लगभग 60 डेज बचा हुआ है जीपेट के लिए। जीपेट का डेट आ चुका है जो होने वाला है 8 जून को। NBEMS द्वारा कंडक्ट किया जाएगा इस बार। NTA इस साल से और कंडक्ट नहीं करने वाला है। तो मैं जैसे पहले भी बोला था, एक बार एप्लीकेशन फॉर्म चालू हो जाएगा तो आपके पास लगभग 60 डेज ही बचेगा, ज़्यादातर 2 महीने तो ऐसा ही है। तो अभी इसके लिए स्मार्ट स्ट्रेटेजी क्या हो सकता है, तो मैं इसी वीडियो में दिखाने जा रहा हूँ रिजल्ट एनालिसिस करके। तो उसमें से आपको एक मोटा मोटा एस्टिमेट लग जाएगा, जिसमें मैं दिखाने वाला हूँ कट ऑफ मार्क्स लास्ट 7 साल का। तो 2017 से लेकर 2022-23 तक। तो अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे को पूछते रहते हैं कि सर अभी मैं रैंक करना चाहता हूँ, कितना रैंक चाहिए बताओ। ठीक है। और फिर अभी स्ट्रेटेजी मेरा क्या होगा। तो उसी को हर एक को मैं एक ही क्वेश्चन पूछता हूँ जो मैं वीडियो में भी बोलने वाला हूँ। तो इसलिए मैं वीडियो एक डाल रहा हूँ क्योंकि अभी डेट भी आ चुका है, तो आप तो डू और डाई डाई वाला सिचुएशन आपको ऑलमोस्ट आ चुका है। तो शुरू करते हैं वीडियो। उसके पहले हेलो एवरीवन, वेलकम टू नाइपर एंड दोस्त यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सायन। तो अभी इधर आप देख पा रहे हो कि स्मार्ट स्ट्रेटेजी फॉर प्रिपरेशन विद इन 2 मंथ्स बाय रिजल्ट एनालिसिस। तो अगले स्लाइड में चलता हूँ जिसमें मैं कट ऑफ मार्क्स दिखाने वाला हूँ। तो लास्ट 7 ईयर कट ऑफ मार्क्स ऑफ जीपेट। तो मैं ये जो सेक्शन है वो मैं हर एक कैटेगरीज के लिए बताऊंगा। जनरल, EWS, SC, ST, फिजिकल हैंडीकैप। ठीक है। तो ईयर वाइज 2017 से 2023 तक लेकर, मतलब लास्ट ईयर तक। तो 2017 का पहले दिखाता हूँ। 2017 में कट ऑफ आया था 113 अनरिजर्व्ड के लिए, यानी कि जनरल के लिए। ठीक है। EWS यानी कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए कोई कट ऑफ नहीं था, क्योंकि आप सबको पता ही है यूनियन काउंसिल के द्वारा जनरल के अंडर एक सब कैटेगरी निकाला गया था। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन 2019 में अप्रूव्ड हुआ था ये कैटेगरी। ठीक है। तो 2020 से चालू हुआ है हर एक एग्जाम में इसके लिए अलग से कट ऑफ। तो उस टाइम ये नहीं था इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। अभी फिर उसके बाद ओबीसी। ओबीसी में भी सेम ही कट ऑफ था जितना अनरिजर्व्ड के लिए था। एससी के लिए था 82, एसटी के लिए था 82 सेम। फिजिकल हैंडीकैप के लिए भी 82 था। उस टाइम भी फिजिकल हैंडीकैप के लिए अलग से कोई ऐसा मतलब रिजर्वेशन दिया नहीं जाता था, मतलब SC ST के लिए जितना हो उतना ही। क्योंकि अभी जितना सारे फिजिकल हैंडीकैप होता है सारे को जीपेट क्वालिफाई हो जाते हैं। तो मैं आगे जाकर दिखाने वाला हूँ। और 2017 वाला सबसे टफ पेपर था जितना सारे मैं अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ साल का, लास्ट टू लास्ट ईयर 18, 19, 20, 2021। तो सबसे टफ पेपर था 2017 में, सबसे कम गया। अब समझ पा रहे हो कि अभी तो आपको पता ही अभी कितना चल रहा है कट ऑफ। तो अभी जस्ट 113 था 2017 में, जिस टाइम AICT द्वारा कंडक्ट किया जाता था। ठीक है। और AICT मैं बोलूँ बहुत स्टैंडर्ड पेपर बनाता था। अभी उसके बाद 2018 2018 में कितना था? 2018 में था 137। फिर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए भी इस साल, क्योंकि 2020 से चालू हुआ है तो 2018 में भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए कोई कट ऑफ नहीं था। ओबीसी के लिए 137 सेम एज जनरल अनरिजर्व कैटेगरी के जैसा है वैसा ही। एससी के लिए 98, एसटी के लिए 67 एंड फिजिकल हैंडीकैप के लिए 109। ये थोड़ा देख चौंकाने वाला बात है कि SC ST से भी ज़्यादा फिजिकल हैंडीकैप का था, जो करंट सिनेरियो पूरा बदल चुका है। और फिर मैं अगला 2019 141 अनरिजर्व्ड के लिए। EWS के लिए कट ऑफ नहीं था, 117 था ओबीसी के लिए। ठीक है। SC के लिए 95, ST के लिए 74 और फिजिकल हैंडीकैप के लिए लगभग सब था। लगभग नहीं बोलूँगा, सब। जो जो सारे फिजिकल हैंडीकैप स्टूडेंट्स एग्ज़ाम के लिए बैठे थे सारे क्वालिफाइड हो चुका था। उसके बाद हर एक साल में ये ऐसे ही देखोगे। ठीक है। बस 2017 एंड 18 में फिजिकल हैंडीकैप के लिए भी कट ऑफ निकलता था। तो अगला साल है 2020। ठीक है। जिस साल से इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन अप्रूव कर दिया गया यूनियन काउंसिल द्वारा।
तो इकोनॉमिकल विकास सेक्शन के लिए भी कट ऑफ आना चालू हो गया। 2020 163 अनरिजर्व्ड के लिए। ये वही साल है जिस साल से एनटीए लेना चालू किया। 2000 आप सबको पता ही है 2019 तक एआईसीटीई लेता था, उसके बाद एनटीए लेना शुरू कर दिया, एआईसीटीई और नहीं रहा, ठीक है, जो कि इस साल से एनबीएमएस एनटीए भी और नहीं रहा। तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 104, ओबीसी के लिए था 131, 103 था एससी के लिए, एसटी के लिए 76 था और फिजिकल हैंडीकैप स्टूडेंट्स के लिए सारे एलिजिबल थे, सारे क्वालिफाई हो चुका था। बात करता हूँ कि 2021 के लिए। 2021 में सबसे मतलब ये जो 7 साल का बात कर रहा हूँ मैं, ये 7 साल में से जैसा 2017 मैं बोला सबसे टफेस्ट पेपर था, ऐसे ही 2021 में सबसे इजी पेपर बोल सकते हो, मतलब बहुत इजी पेपर था 2021 एंड 2023 में। अनरिजर्व्ड के लिए 186, इकोनॉमिकल विकास सेक्शन के लिए 150 के भी ऊपर चला गया था 155, ओबीसी के लिए था 152, लगभग सेम हो चुका था तब तक, मतलब इकोनॉमिकल विकास सेक्शन ओबीसी के स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट सेम हो जा, अभी के लिए ऑलमोस्ट सेम होता है, सेम मतलब लगभग सेम अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स अपेयर करते हैं एग्जाम के लिए, इसलिए लगभग अभी कट ऑफ सेम जाता है ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी के लिए। एससी के लिए 114, एसटी के लिए 87 एंड फिजिकल हैंडीकैप सारे क्वालिफाई हो चुके हैं। और मैं बात करूँ अगले साल का 2022 का, तो अब देख पा रहे हो 148 था अनरिजर्व्ड के लिए, इकोनॉमिकल विकास सेक्शन के लिए 122, ओबीसी के लिए 120, एससी के लिए 94, एसटी के लिए 75 एंड फिजिकल हैंडीकैप सारे स्टूडेंट्स क्वालिफाई हुआ था। 2017 के बाद सबसे कम कट ऑफ गया 148, जिस साल ट्रेंड को तोड़ चुका था, ठीक है, ये आप ट्रेंड देख पाओगे, रुको मैं इसको सबको ये करता हूँ। 2020 मतलब इस साल से एनटीए लेना चालू किया, ठीक है, जब भी एनटीए लेना चालू किया एआईसीटी भी जब देखोगे ना 2018 से देखो बढ़ता ही जा रहा है, 113 से 137, फिर 141, फिर 163, फिर 186, 5 साल, 1 2 3 4 5 साल, 5 साल का जो ट्रेंड होते जा रहा था ना, ऐसा बढ़ते ही जा रहा था, वो अचानक खत्म हुआ 2022 में। सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 200 घुस जाएगा, ये तो जाना ही है, अचानक 150 से भी नीचे आ गया अनरिजर्व्ड का कट ऑफ। फिर इकोनॉमिकल विकास सेक्शन के लिए 122 आ गया था, ओबीसी के लिए भी 120, एससी के लिए 94, एसटी के लिए 75 और फिजिकल हैंडीकैप सारे स्टूडेंट्स क्वालिफाई हुआ था। फिर से 2023 में ये एक्सपेक्टेड ही था कि फिर से कट ऑफ बढ़ने वाला है, क्योंकि इतना अनरिजर्व्ड के लिए इतना कम हो गया था, तो जो भी है ऐसा प्रेडिक्ट तो नहीं किया जा सकता, फिर भी सारे सोच रहे थे कि इस साल फिर भी बढ़ने वाला है, तो वैसा ही हुआ है। फिर से 2023 में पेपर इजी था और पहली बार ऐसा हुआ कि 2 सेशन में कंडक्ट करवाया गया एनटी के द्वारा। सेशन 1 जो सुबह था और दोपहर शाम को सेशन 2। सेशन 2 में दो सेशन में दो सेशन में एग्जाम लिया गया था, इसलिए नॉर्मलाइजेशन का बात आ गया। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा बोलता है कि मतलब ये जो अभी देख रहा हूँ ना, ये कट ऑफ मार्क्स, ये मार्क्स नहीं निकाला था लास्ट साल, आप सबको पता है, ये परसेंटाइल में निकाला गया था, पर इधर मैं मार्क्स में क्यों लिखा हूँ, मार्क्स में इसलिए लिखा हूँ कि इस साल जो सा होने जा रहा है ना, एनबीएमएस द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है, तो एआईसीटी का लगभग पैटर्न फॉलो करने जा रहा है, तो इस बार भी मार्क्स ही निकलेगा, मोस्ट प्रोबेबल चांस है मार्क्स ही निकलेगा, परसेंटाइल में नहीं निकलता है। और परसेंटाइल में दिक्कत भी आता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन भी होता है, मार्क्स होता है तो एक आइडिया लगा के पढ़ भी सकते हैं, इतना मार्क्स आ जाता है तो आइडिया लगा सकते हो, जो भी हो, तो इस बार भी मार्क्स निकलने वाला है। 2024 का बात कर रहा हूँ, तो 2023 में मार्क्स नहीं निकला था, परसेंटाइल निकला था। अब सबको पता है कि 96 था अनरिजर्व्ड के लिए, 96 परसेंटाइल था कट ऑफ, और 90 था, 90 पॉइंट समथिंग, मेरे को याद नहीं आ रहा है, 90 पॉइंट समथिंग था ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी के लिए, ठीक है। तो मैं जितना, क्योंकि मैं भी एग्जाम दिया था उस बार, तो वो मतलब बैक कैलकुलेशन करके मैं लगभग यही यही आ रहा था मार्क्स, ठीक है, बहुत सारे को स्टूडेंट्स को मैं पूछा भी था, तो इसमें से पता चल गया कि कट ऑफ यही था, इसके आगे का जो स्टूडेंट्स क्वालिफाई था, इसके पीछे का अनक्वालिफाइड रह गया, तो लगभग इसलिए मैं ऐसा ये साइन लगाया, ठीक है। तो 188 था अनरिजर्व्ड के लिए कट ऑफ, 157 था ईडब्ल्यूएस,
ओबीसी के लिए लगभग 156 गए थे, एससी के लिए 116, एसटी के लिए 90 एंड फिजिकल हैंडीकैप सारे स्टूडेंट्स एलिजिबल था। ये तो उसके बाद जो एनटीए के द्वारा निकाला गया था उसमें भी ये तो सब लिखा हुआ था, फिजिकल हैंडीकैप सारे एलिजिबल, सारे क्वालिफाई हुआ था। तो अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स, इसमें एक बात बोल दूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स सेकेंड सेशन में जो सारे स्टूडेंट्स थे उसको बहुत लोगों का ऐसा भी था कि 190 मिला था, 192 मिला था, फिर भी वो लोग क्वालिफाई नहीं हुआ था, अनक्वालिफाइड हुआ था। तो इसमें वो लोग सवाल कर सकते हैं या कमेंट में भी बोल सकते हैं, इसलिए मैं पहले ही बोल रहा हूँ। वो लोग बोल सकते हैं कि मेरा तो 190 के ऊपर था, है ना, या फिर 195 था, मेरा तो अनक्वालिफाइड है, तो फिर कैसे 188 कट ऑफ हो गया। सेशन 2 का जो स्टूडेंट्स है ना उसका नॉर्मलाइजेशन किया गया है। एक्चुअली नॉर्मलाइजेशन तो दोनों सेशन स्टूडेंट्स का ही किया गया था, पर सेशन 2 का जो पेपर थे उस हिसाब से उसको नॉर्मलाइज किया गया, क्योंकि सेशन 2 में जितना सारे स्टूडेंट्स थे उसका एवरेज नंबर सेशन 1 का स्टूडेंट से ज़्यादा था। मतलब सेशन 1 में लगभग 35,000 स्टूडेंट्स था, सेशन 2 में भी लगभग 35 स्टूडेंट्स था, 35,000 सॉरी, 35,000 का आसपास दोनों सेशन में स्टूडेंट्स था। पर सेशन सेकेंड सेशन का जो स्टूडेंट्स था उन लोगों का एवरेज मार्क्स सबका लगभग बहुत ज़्यादा थे सेशन 1 के कंपेरिजन से। तो उसको नॉर्मलाइज जब किया गया ना, नॉर्मलाइजेशन यही होता है कि मार्क्स कम भी हो जाता है। सपोज आपको 195 मिला ना, तो हो सकता है 195, उसके बाद नॉर्मलाइजेशन करने के बाद आपका मार्क्स हो गया 180, ठीक है। और फर्स्ट सेशन में जिसका 200 था, हो भी सकता है नॉर्मलाइजेशन के बाद उसका हो गया 210, ठीक है। तो ये हो सकता है कि सेकंड सेशन का पेपर इजी हुआ तो मार्क्स थोड़ा कम कर दिया गया, और उस हिसाब से नहीं देखा जाता कि पेपर इजी है नहीं है, बस जो अथॉरिटी है, ऑथराइजिंग बॉडी, वो देखता है कि एवरेज मार्क्स जिस सेशन में ज़्यादा है तो कंसिडर किया जाता है उस सेशन का पेपर इजी है कंपेरेटिवली, तो मार्क्स कम हो जाता है, ओरिजिनल मार्क्स से भी घट जाता है, ठीक है। तो ये सब बातें मैं और ज़्यादा एक्सपैंड नहीं करना चाहता हूँ, मतलब बस इतना सही आया था, मैं बोल दिया, फिर भी बहुत लोगों का ऐसा डाउट हो सकता है कि मेरा तो इससे ज़्यादा था, क्वालिफाई क्यों नहीं था मैं फिर, ठीक है। तो ये इतना ही आया था लगभग कट ऑफ मार्क्स 2023 में, इस साल भी मार्क्स में ही आने वाले। तो अभी मैं अभी प्रेडिक्ट नहीं करने जा रहा हूँ कि 2024 के कितना आने वाला है, और प्रेडिक्ट करना भी नहीं चाहिए। तो मैं अभी तीनों कैटेगरी में स्टूडेंट्स को बांटना चाहता हूँ। आप बोलोगे मेरा प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होने वाला है, राइट, वीडियो तो वही है। प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी तीन कैटेगरी में मैं बांटना चाहता हूँ सारे स्टूडेंट्स को, जितना से स्टूडेंट्स इस बार एग्जाम देने जा रहा है। पहला स्टूडेंट्स ये है कि जिसका मार्क्स 150 से नीचे है। दूसरा कैटेगरी के स्टूडेंट्स ये है जो 150 से 200 के अंदर आ रहा है मार्क्स जिसका। और तीसरा कैटेगरी ये है जिसका 200 से हर बार ज़्यादा ही आता है, 250 आता है, 270 आ रहा है, 280 आ रहा है, 240 आ रहा है, ठीक है। तो ये तीनों कैटेगरी से आप कौन सा कैटेगरी में बिलोंग करते हो। तो बोलोगे मेरे को कैसे पता कैसे बिलोंग, मतलब कौन सी कैटेगरी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे मेरे को पूछता है मेरा स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए। तो ऐसा नहीं बता सकता मैं आपका स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, इसलिए मैं ये वीडियो अभी निकल रहा हूँ, क्योंकि जीपेट का डेट भी निकल गया, तो मेरे को सही लगा अभी सही वक्त है ये वीडियो निकलने का, अपलोड करने का। तो मैं ऐसा नहीं बता सकता, तो आप अपने आप को जज करो कि आप कौन सी कैटेगरी में बिलोंग कर रहे हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मॉक टेस्ट देना पड़ेगा जिसका सैंपल साइज मोर देन 5 होगा, जिसका सैंपल साइज मोर देन 5 होगा आपका, या 5 to 7 मैं बोलूँ, ठीक है। इतना कम से कम 10 हो तो अच्छा है। मैं ज़्यादातर जो कॉल करता है मेरे को या मैसेज करता है मैं उसको बोलता हूँ 10। सैंपल साइज 10 मतलब क्या है, आपको मिनिमम 10 मॉक टेस्ट देना है, और ओवरऑल बेसिस पे, मतलब 500 का जैसे जीपेट पेपर होता है ऐसा ही 500 का जीपेट पेपर आपको देना पड़ेगा घर बैठ के, चाहे ऑफलाइन दो ऑनलाइन दो कोई फर्क नहीं पड़ता। लास्ट में देखो आपका मार्क्स कितने आ रहा है। अगर आपका मार्क्स आ रहा है 120 फर्स्ट एग्जाम में, सेकेंड एग्जाम में आ गया 200, ठीक है, तो एक पेपर से जस्टिफाई नहीं कर सकता आपको। एक पेपर में आ गया 120, आप हताश हो गया, अरे यार 120 आ गया तो मैं तो पूरा बाहर हूँ। और हो सकता है किसी को 200 आ गया, खुश हो गया। ऐसा नहीं है, इसलिए एक पेपर हो सकता है अगले पेपर में 200 आ जाए, उसके अगले पेपर में फिर से 130 आ जाए, उसके बाद ऐसा 3 सैंपल हो गया, ठीक है, 3 सैंपल हो गया, ऐसा 10 सैंपल चाहिए, मतलब 10 पेपर, ठीक है। सैंपल साइज जितना बड़ा होगा उसका उतना ही मतलब आपको सही अंदाजा लगेगा कि आपको अभी करना क्या है। तो अगर 10 पेपर देने के बाद आपको स्टैंड कर रहे हो आप, क्योंकि ऑन एन एवरेज आपको तो 150 के ऊपर आ ही रहा है, ये तो आप श्योर हो गए हो, ठीक है। तो आप सेकंड कैटेगरी का स्टूडेंट हो, मतलब जिसका 150 से 200 के अंदर, ठीक है। तो उस हिसाब से तो अभी मैं बोल दूं, जिसका थर्ड कैटेगरी का स्टूडेंट्स है, मतलब 200 से ऊपर ही आ रहे हैं हर बार, उसको उसको जो जो सब्जेक्ट जो जो टॉपिक अभी छूट गया है, ठीक है,
मतलब उसको इतना अच्छा नहीं लगता है, वो टॉपिक में फोकस करने में मैं बोलूँगा। जो सेकंड कैटेगरी स्टूडेंट्स है, जो सेकंड कैटेगरी का स्टूडेंट्स है, मतलब 150 से 200 के अंदर बीच में, जिसका लगभग सेकंड कैटेगरी का स्टूडेंट सबसे ज़्यादा रहता है, मतलब जो बॉर्डर लाइन में है, हो भी सकता है क्वालिफाई, नहीं भी हो सकता, पता नहीं, क्योंकि काट ऑफ अगर 186 चला गया तो हो सकता है नहीं भी हो, अगर 48 चला गया 148 तो हो जाए। तो ऐसे कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए मैं बोलूँ, आप मेजर जो है ना, मेजर तो हो रहा है आपका, माइनर करने के इतना मत जाओ। माइनर सब्जेक्ट्स आप सबको पता ही है कि मैं एज्यूम कर लेता हूँ आप मेजर माइनर सब्जेक्ट्स क्या है, जे इतना दिन जिसका जिसका प्रिपरेशन चल रहा है तो पता है, कम से कम नहीं पता है तो कमेंट में करना, तो उसके लेके मेजर माइनर सब्जेक्ट लेके मैं अलग से एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो जो भी हो, मेजर सब्जेक्ट में आपको कुछ फ्लॉज रह गया, आप जा रहे हो माइनर करने, मेजर में आप करोगे ना तो 200 तो पार कर जाओगे, ठीक है। उसके बाद अच्छा रैंक लाना है तो फिर माइनर में ध्यान देना पड़ेगा। और जो फर्स्ट कैटेगरी के स्टूडेंट्स है, मतलब जिसका मार्क्स 150 से नीचे, मतलब जिसका 150 या फिर 130 से नीचे आ रहा है, 130 से नीचे आ रहा है, लेस देन 130 स्टूडेंट्स आ रहे हैं, मतलब स्टूडेंट्स का मार्क्स आ रहा है, तो उस स्टूडेंट्स के लिए मैं बोलूँ, आपको बस जो जो सब्जेक्ट ज़्यादा स्कोरिंग है उसी पे ज़्यादा ध्यान दो, ठीक है। आपको तो मेजर बहुत अच्छे से ध्यान देना देना होगा। नया टॉपिक पूरा छोड़ दो, ऐसा लग रहा है कि ये नया टॉपिक है उसमें कर ले, तो अभी नया टॉपिक मत पकड़ो। जो जो किया हो उसमें अगर रिवीजन करोगे उसमें से ही मार्क्स बढ़ेगा। नया टॉपिक करने मत जाओ, या फिर रिवीजन भी नहीं होगा और मार्क्स और घट जाएगा, 130 से 100 आ जाएगा, फिर बोलोगे ये क्या हो रहा है, ठीक है। तो यही था आज के स्ट्रेटेजीज एनालिसिस से आपको पता चल रहा है कि आपको, क्योंकि ये जरूरी है, ये कट ऑफ जरूरी है देखना, इसलिए क्योंकि नहीं तो कैटेगरी में डिवाइड कैसे करोगे खुद को, है ना, मैं कौन सा कैटेगरी में आ रहा हूँ। और 150 से 200 के बीच में जो आ रहा है, ठीक है, और आप बताना भी है कमेंट में, ठीक है। आपको ऐसा शाई फील करने का कोई जरूरी नहीं कि मेरा देखेगा लोग मेरा मार्क्स कितना आ रहा है, ठीक है। आप कमेंट में बताना और आपको खुद को पता चल लग जाएगा। कमेंट में बताने की जरूरत नहीं, खुद ही देख लेना मेरा मार्क्स कितने में कितने के अंदर आ रहा है, तो उस हिसाब से स्ट्रेटेजी में जैसा इस वीडियो में बोला वो अप्लाई करने की कोशिश करना, ठीक है। फिर भी कुछ भी डाउट रह गए तो कमेंट कर सकते हो। बस यही बोलना था। दिस मच फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।